मिस्र का अजीम हरम। सोचिए, हजारों साल तक ये जमीन पर सबसे ऊंची इमारत थी। ये इंसान के सबसे बड़े कारनामों में से एक तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा मामला भी है। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक कदीम तहजीब बिना किसी जदीद टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी, इतनी देवहैकल चीज़ बना कैसे सकती थी? ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने ही तारीखदानों और माहिरीन को सदियों तक परेशान किए रखा। आखिर ये हुआ कैसे? जरा उसके स्केल का अंदाजा लगाइए। पूरे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक का वजन कई टन था। ये सोचना भी नाकाबिले यकीन लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मालूम हो कि ये 4,500 साल पुराना मुअम्मा अब हल हो चुका है। जी हां, हाल ही में कुछ ऐसी दरियाफ्तें हुई हैं जिन्होंने आखिरकार वो जवाबात दे दिए हैं जिनका सदियों से इंतजार था। और इस सारी कहानी का सबसे अहम मोड़ एक ऐसी दरियाफ्त से आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि यह सबूत हरम के पास नहीं, बल्कि वहां से बहुत दूर सहरा के बीचों बीच मिला। ये जगह थी वादी अल जरफ। यहां माहिरीन आसार कदीमा को कुछ ऐसा मिला जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दुनिया की सबसे पुरानी पपायरस दस्तावेज। ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं थी, ये तारीख का रुख मोड़ देने वाली चीज थी। इस दस्तावेज के अंदर एक बहुत अहम सुराग छुपा हुआ था, एक कारतूश। अब ये कारतूश क्या होता है? ये समझ लें एक बैजवी यानी ओवल शक्ल का निशान होता था जिसके अंदर किसी हुक्मरान का नाम लिखा जाता था। और बस इसी एक निशान से ये गुत्थी सुलझ गई कि ये दस्तावेज किस फिरौन के ज़माने की है। और फिर वो बड़ा लम्हा आया जब माहिर आसार कदीमा पेयर टेल्ट्स ने इस तहरीर को पढ़ा। इस पर नाम था खूफू का। जी, वही खूफू जिसने अजीम हिरम बनवाया था। इस एक नाम से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये डायरी सीधा हिरम की तामीर के वक्त से है। तो ये डायरी थी किसकी? ये एक इंस्पेक्टर की थी जिसका नाम था मिरर। वो 40 माहिर कारीगरों की एक टीम का इंचार्ज था और इसका काम एक मालबरदार कश्ती पर बड़े बड़े पत्थर लादकर आख्त खूफू तक पहुंचाना, जो कि दरअसल अजीम हिरम का ही पुराना नाम था। और सबसे बड़ी बात, यह हिरम की तामीर के बारे में किसी की लिखी हुई पहली और वाहिद आपबीती है जो हमें आज तक मिली है। अच्छा, तो इस डायरी से एक और बड़ी पहेली का सुराग मिला। वो ये कि आखिर वो इतने भारी पत्थर सहरा के बीच हिरम की जगह तक लाते कैसे थे? ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था। देखिए, दरियाए नील जो पत्थर लाने का वाहिद रास्ता था, वो गीजा की सतह मुर्तफा से यानी हरम की जगह से मीलों दूर बहता था। तो फिर मिरर और उसकी टीम अपनी कश्तियां वहां तक कैसे लेकर गईं? मिरर की डायरी में इसका एक शानदार हल लिखा है। वो लोग करते ये थे कि पहले तो नील के सालाना सैलाब का इंतजार करते। जैसे ही सैलाब आता, मिरर की टीम खास तौर पे बनाए गए बंद या डाइक्स खोल देती। इससे सैलाब का पानी सीधा इंसानों की बनाई हुई नहरों के एक पूरे सिस्टम में चला जाता और ये नहरें कश्तियों को सीधा हिरम की बुनियाद से बस चंद मीटर दूर बनी एक बंदरगाह तक ले आती थीं। कितना ज़हीन मंसूबा था। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज के दौर में माहिर आसार कदीमा मार्क लेहनर ने इस बात का पक्का सबूत भी दे दिया है। जब उन्होंने गीजा की सतह मुर्तफा से मिट्टी के नमूने लिए तो उनमें नील की वही गाद मिली। इससे ये बात 100% कन्फर्म हो गई कि वहां सच में एक बहुत बड़ी पुरानी आबी गुजरगाह मौजूद थी। तो पानी का मसला तो हल हो गया। अब सवाल आता है खुद उन कश्तियों का। वो कैसी थीं? इसको समझने के लिए माहिरीन ने एक बहुत दिलचस्प काम किया। उन्होंने मेरेर की टीम जैसी ही एक कश्ती को दोबारा बनाने की कोशिश की ताकि उस पुरानी टेक्नोलॉजी को समझ सकें। देखिए, हरम के पास से खूफू के लिए एक शाही रस्मी कश्ती तो मिली थी जो इसके मरने के बाद के सफर के लिए थी, लेकिन मिरर जैसी काम की यानी पत्थर ढोने वाली कश्तियों का कोई नामो निशान नहीं मिला था। फिर भी माहिरीन को लगा कि हो सकता है दोनों को बनाने का तरीका एक जैसा ही हो। लेकिन जब टीम ने कश्ती बनाना शुरू की तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। इन कश्तियों में कहीं भी कोई कील या खूंटी इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो फिर लकड़ी के इतने बड़े बड़े तख्ते आपस में जुड़े कैसे रहते थे? और जवाब बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। रस्सी, जी हाँ, रस्सी। जब शाही कश्ती और मिरर के गारों से मिले लकड़ी के टुकड़ों को जांचा गया तो पता चला कि उन कश्तियों को कीलों से नहीं बल्कि लफ्जी तौर पर एक साथ सिया जाता था। कमाल की टेक्निक थी ये। और ये कोई मामूली सलाई नहीं थी। अंदाज़ा लगाइए, आज की टीम को जब वो कश्ती दोबारा बनानी पड़ी तो उसे जोड़ने के लिए उन्हें पूरे 5 किलोमीटर लंबी रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। 5 किलोमीटर! तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि ये सब इंजीनियरिंग के लिहाज से कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल एक और है।
आखिर एक पूरी की पूरी तहजीब ने इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम शुरू ही क्यों किया? उनके पीछे क्या जज्बा था, क्या वजह थी? उसका जवाब भी दरियाए नील में ही छुपा है। कदीम मिस्र के लिए नील का सालाना सैलाब जिंदगी और मौत का खेल था। अगर पानी बहुत कम आता तो कहत पड़ जाता, बहुत ज्यादा आ जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता। खुशहाली सिर्फ तभी आती जब सैलाब बिल्कुल ठीक होता। और कदीम मिस्रियों का अकीदा ये था कि फिरौन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक देवता है जो नील के इसी सैलाब को कंट्रोल करता है। यानी फिरौन की ताकत का मतलब था मुल्क की खुशहाली, और मुल्क की बका भी इसी से जुड़ी थी। जैसा कि एक माहिर सलीमा इकराम कहती हैं कि अगर जमीन जरखेज और मजबूत थी तो इसका मतलब यह था कि बादशाह मजबूत और अच्छा था। मतलब साफ था, फिरौन को खुश रखो तो नील मेहरबान रहेगा और कौम भूखी नहीं मरेगी। इसीलिए लोग उसके मकबरे पर काम करने के लिए तैयार थे। तो अब आइए इस पूरी तस्वीर को एक नए जाविये से देखते हैं। क्या अजीम हरम सिर्फ फिरौन का एक मकबरा था, या फिर उसने खुद कदीम मिस्र की रियासत को जन्म दिया? हैरत की बात यह है कि इसे बनाने वालों ने वक्त बचाने के लिए बहुत होशियार शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल किए। जैसे उन्होंने हिरम के बीच में कुदरती पहाड़ी को ही उसकी बुनियाद का हिस्सा बना लिया, अंदर के खाली हिस्सों को मलबे और गारे से भर दिया, और सिर्फ सबसे बाहर वाली तह पर वो महंगे, बिल्कुल परफेक्ट तराशे हुए पत्थर लगाए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या अजीम हिरम सिर्फ एक मकबरा था, या फिर ये वो अजीम मंसूबा था जिसने पहली बार हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया, मुल्क के वसाइल को एक जगह लगाया, इंजीनियरिंग की नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, और इसी अमल में दुनिया की